एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 17 है, स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग तारों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमें आसमान में दिखते हैं, और सोलर सिस्टम। हमें पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है, एस्ट्रॉइड्स है, मेट्रॉइड्स है, कॉमेट है। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहली एंड भूजो विजिटेड their grandparent village during the summer break। तो पहली और जो भूजो है दोनों बच्चे हैं, और वो अपने गर्मियों की छुट्टियों के दिन अपने दादाजी के घर पे गए। और फिर बाद में उन डिनर करने के बाद वो छत में गए तो उन्होंने देखा कि क्लाउडलेस नाइट, यानी क्लाउडलेस नाइट का मतलब होता है जिस दिन बादल नहीं होता है। देयर वर सरप्राइज टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्टार्स इन द स्काई। तो मतलब उन्होंने देखा कि आसमान में एक तो बादल इतने सारे नहीं है, और जो तारे हैं वो बहुत ही दिख रहे। तो उन्होंने ऐसा जो ब्यूटीफुल सीन है वो उन्होंने सिटी यानी शहर में नहीं देखा था। तो ऐसा क्यों है कि हमें जो स्टार्स गाँव में अच्छे दिखते हैं वो हमें सिटी में इसलिए अच्छे से नहीं दिखते क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स की वजह से, और फिर उसके बाद क्या होता है पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है जो स्टार्स होते हैं आसमान में वो हमें सिटीज़ में अच्छे से दिखते नहीं है। लेकिन विलेजेस में अगर बात करें तो लाइट्स बहुत कम लगाई जाती है, और पॉल्यूशन में भी वहाँ पे कम होता है सिटीज़ के बेस में। तो इसलिए वहाँ पे तारे इजीली दिख पाते हैं। तो अभी पहली सोचती है कि विलेज का जो स्काई है वो डिफरेंट क्यों है सिटीज़ से। Our grandfather explained due to bright light, smoke and dust, the sky in the big cities is rarely clear। तो उसके दादाजी क्या बोलते हैं कि सिटीज़ में क्या होता है, एक तो ब्राइट लाइट यानी बहुत चमकती रहती है लाइट, और फिर स्मोक यानी धुआं, पॉल्यूशन आप मेनली बोल सकते हैं। तो इसलिए जो सिटीज़ है वो कम बहुत दिखती है, मतलब स्काई अच्छे से नहीं दिखती है। He also identified some objects seen in the night sky and told stories एसोसिएटेड विद देम। तो उसने बहुत मतलब उनके जो दादाजी ने बहुत सारी चीज़ें और भी दिखाया और उसके कारण स्टोरी भी बताया। Night sky watching can be a fascinating experience at a place where there are no bright lights and the atmosphere is क्लियर। तो नाइट स्काई बहुत अच्छा लगता है जब कोई ब्राइट लाइट नहीं आ रही हो और जब एटमोसफियर पूरा क्लियर होता है, ठीक है। लुक एट द स्काई ऑन अ डार्क क्लियर नाइट, यू सी द एंटायर स्काई डॉटेड विद काउंटलेस स्टार। तो अगर आप देखेंगे कि जहाँ पे ब्राइट लाइट नहीं हो, फिर उसके बाद एटमोसफियर भी साफ साफ है, तो आप बहुत सारे स्टार्स भी देख सकते हो। और वो जो काउंटलेस स्टार होते हैं, स्टार्स जो होते हैं वो काउंटलेस होते हैं, आप जितना भी चाहो उनको गिन नहीं सकते। सम ब्राइट एंड सम नॉट सो ब्राइट। तो कुछ ऐसे स्टार होता है, ऐसे होता है कि आसमान में बहुत सारे स्टार्स होते हैं पर हमें वो इसलिए नहीं दिखते कुछ कुछ क्योंकि उनकी जो लाइट होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए हमारे आइज में उनकी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होने के कारण हमें वो दिखती नहीं है, ठीक है। डू ऑल ऑफ देम अपीयर टू ट्विंकल। तो क्या जितने भी स्टार्स है ट्विंकल चमकती रहती है? क्या आप कोई भी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट जो आप फाइंड करते हो जो ट्विंकल नहीं करती है, और जो ऑब्जेक्ट ट्विंकल नहीं करती है वो प्लैनेट होते हैं। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ट्विंकल यानी चमकते नहीं है, तो वो कौन सी वो होते हैं प्लैनेट्स, ओके। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। तो जो चांद होता है वो सबसे ब्राइटेस्ट यानी सबसे चमकता हुआ ऑब्जेक्ट होता है रात के स्काई में यानी नाइट स्काई में। द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मून, द एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। तो अगर आप तारों की बात कर लो, प्लैनेट्स की बात करो, मून की बात कर लो, और जो भी चीज़ें जो स्काई में होती है, जितनी भी चीज़ें स्काई में होती है उनको सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो किसे कहते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट? द स्टार्स, द मून, द प्लैनेट्स एंड मैनी ऑब्जेक्ट इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। तो देखो ये पूरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका एग्जाम में ऐसे पूछ लेंगे कि कौन सा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है नाइट स्काई में, और ऐसे पूछ लेंगे कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन करो। तो स्टार्स फिर उसके बाद प्लैनेट्स, ये सारे जो स्काई में फाउंड होते हैं ऑब्जेक्ट उनको हम लोग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। The study of celestial object and associated phenomena is called astronomy. So this is also important। जो celestial object यानी planets के बारे में, और फिर उसके बाद planets के बारे में, stars के बारे में, या फिर जो भी sky के related study होती है और उसको जो study करते हैं उसको हमें astronomy बोलते हैं। देखो हर एक चीज़ के लिए हर एक study होती है। जैसे कि अगर बात करो, अगर कोई प्लांट की स्टडी करते हैं तो उसको बॉटनी स्टडी बोलते हैं, अगर कोई एनिमल्स के बारे में बोलते हैं जूलॉजी बोलते हैं, अगर
कोई साइंस के रिलेटेड करता है तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐसा होता है। तो वैसे जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं वो एस्ट्रोनॉमी है। और एक इनफैक्ट है कि जो स्टीफन हॉकिंग जो एक ग्रेट फिजिशियन थे, तो वो भी एक एस्ट्रोनॉमिस्ट थे, ठीक है, जिसने मतलब वो स्टडी करते थे, एस्ट्रोफिजिक्स थे वो, ठीक है। एक एंसेंट इंडिया our ancestor perform मेथोडिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्काई। तो हमारे जो पुराने समय में जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें स्काई में ऑब्जर्व की थी। द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी वॉज हाईली एडवांस फॉर दैट टाइम। तो उनका जो नॉलेज था उस टाइम पे बहुत ही हाई था, ठीक है। The passage of the sun, stars, moon and planets in the sky help them to devise calendars and almanacs। तो पहले आप सोचते होंगे कि लोगों को पहले पता कैसे चलता था टाइम कितना हुआ है। उनको ये जो सन, स्टार, मून, प्लैनेट से पता चल जाता है। देखो कि कैसे, अगर मान लो कि सूरज आ गया तो उनको पता चल जाता है, अच्छा ये सुबह हो गया और सूरज ढल रहा है तो इसका मतलब है कि अभी शाम हो रही है। और जब पूरा मून मतलब पूरा चांद आ जाता है तब उनको पता चल जाता है कि रात आ गया। तो इस तरह से वो कैलेंडर्स का यूज मतलब इस प्रकार से करते थे। दिस वर ऑफन यूज्ड बाय पीपल इन द डे टू डे कंडक्ट एंड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट एंड रेनफॉल पैटर्न फॉर टाइमली sowing and choice of crops, fixing the dates of seasons और फेस्टिवल। तो इससे उनको सीजन्स भी पता चल जाते हैं, जैसे कि फेस्टिवल्स भी पता चल जाते, जैसे कि अगर हाफ मून हो तो हमें पता है कि ईद माना जाता है। तो अलग अलग की तरह होता है, अमावस्या होता है, पूर्णिमा होता है, उन्होंने उसी तरह से आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। अभी जैसे कि बात कर ली दिवाली की, तो दिवाली अमावस्या के दिन मनाया जाता है। तो ये सारे ये सन, स्टार, मून, प्लैनेट्स को देख के अपना कैलेंडर बनाया करते थे। तो अभी हम लोग कुछ जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक है मून जो है वो चांद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहली क्या बना रही है कि किस प्रकार से उसको मतलब उसके दादाजी ने बोला कि तुम हर एक दिन चांद को नोटिस करो और तुम हर एक दिन देखोगे कि उसका जो साइज है डिक्रीज होते जा रहा है। मतलब पहले वो गोल गोल था, फिर उसके बाद थोड़े से उसका गोलाकार कम हो गया, फिर और थोड़ा सा कम हो गया, फिर बहुत कम हो गया। और जो ये आपको देखो मैंने यहाँ पे जूम करके रखा है जो पे कर्सर है, तो फिर एक ऐसा शेप हो जाता है और फिर एक ऐसा दिन आता है जिस दिन वो पूरा नहीं दिखता, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। इज देयर अ चेंज इन द शेप ऑफ मून एवरी डे। तो क्या हर एक दिन चेंज होता है शेप में? तो यस, एवरी डे अगर आप नोटिस करोगे तो हर एक दिन चेंज होगा। आर द डेज व्हेन द शेप ऑफ द मून अपीयर्स टू बी परफेक्टली राउंड। तो ऐसा भी कोई दिन है जिसमें पूरा मून पूरा राउंड दिखता है? हाँ। आर देयर डेज व्हेन द मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल इवन इफ द स्काई इज क्लियर। तो ऐसे भी कौन सा दिन होता है जिसमें मतलब आसमान पूरा अच्छा हो फिर भी मून नहीं दिखता? तो ऐसा होता है। द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज द फुल मून डे। तो जिस दिन पूरा चांद होल डिस्क यानी पूरा चांद पूरा राउंड वाला चांद दिखता है उसको हम लोग फुल मून डे कहते हैं। या फिर अगर आप बात कर लो तो उसको हम लोग पूर्णिमा कहते हैं हिंदी के वर्ड में। फुल मून डे, न्यू मून डे। न्यू मून डे कौन सा होता है? जिस दिन पूरा जो चांद है गायब हो जाता है। फिर क्या होता है कि देयर आफ्टर एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर। तो उसके बाद जो पूर्णिमा होती है उसके अगले दिन क्या होता है, जो चांद का जो साइज है थोड़ा थोड़ा सा थिनर यानी पतला पतला हो जाता है। ऑन द 15th डे द मून इज नॉट विजिबल। तो जो 15 दिन के बाद फिर जो मून है वो नहीं दिखता। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यू मून डे। मतलब मान लो कि एक महीना में 2 बार अमावस्या आता है, पूर्णिमा आता है। 15 30 डेज होते हैं एक महीने में। तो इसलिए 15 दिन के बाद अगर मान लो कि इस महीने अगर पूर्णिमा आ जाए तो अगले 15 दिन के बाद क्या आएगा? अमावस्या आएगा या फिर न्यू मून डे। The next day only a small portion of the moon appears in the sky। तो अभी हमने देखा कि न्यू मून डे के बाद थोड़ा सा ही पार्ट दिखेगा। जिस प्रकार से देखो यहाँ पे पूरा ऐसे फुल मून डे हो गया, फुल मून डे के बाद पतला पतला होगा और जब पूरा गायब भी हो गया मून तो फिर से वो पतले से स्टार्ट होगा और फिर वो राउंड होगा। तो इसी को ही बोलते हैं क्रिसेंट मून, ठीक है। तो इसी को ही क्रिसेंट मून बोलते हैं, ठीक है। यह है क्रिसेंट मून जो अभी हमने जस्ट पढ़ा था, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद क्रिसेंट मून के बाद जो मून है वो फिर से ग्रो बड़ा बड़ा होने लगता है और फिर से 15th डे में हम लोग फुल व्यू ऑफ द मून देख पाएंगे। तो इसमें हमने एक तो देखो फुल मून डे के बारे में पढ़ा, न्यू मून डे के बारे में पढ़ा। और जो न्यू मून डे के बाद जो चांद निकलता है उसको हम लोग क्रिसेंट मून बोलते हैं क्योंकि उसमें छोटा सा ही पार्ट दिखता है मून का। और भी एक है और एक टर्म है द वेरियस शेप्स ऑफ द
ब्राइट पार्ट ऑफ द मून आर सीन ड्यूरिंग अ मंथ आर कॉल्ड फेसेस ऑफ द मून। तो जिस प्रकार से एक महीने में जिस प्रकार से चांद में बदलाव आ रहा है तो उसको हम लोग फेसेस ऑफ द मून बोलते हैं, क्योंकि उसके फेस यानी उसका जो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो मून का जो फेस है उसमें चेंज आ रहा है तो इसलिए उसको फेसेस ऑफ द मून बोलते हैं। ठीक है, फेसेस ऑफ द मून प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। तो ये जो फेसेस ऑफ द मून है हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करता है। किस प्रकार से? क्योंकि इससे हमें बहुत सारे फेस्टिवल्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल फेस्टिवल्स इन इंडिया सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द फेसेस ऑफ द मून। तो हमारे जो पूरे ज़िंदगी में मेनली जो लाइफ मतलब फेस्टिवल्स है वो फेसेस ऑफ द मून के ऊपर डिपेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल दिवाली सेलिब्रेटेड ऑन द न्यू मून डे, बुद्ध पूर्णिमा एंड गुरु नानक बर्थडे एंड सेलिब्रेटेड फॉर फुल मून डे। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि दिवाली जो है वो न्यू मून डे यानी अमावस्या में सेलिब्रेट की जाती है जैसे। और अगर बात कर लो बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक जी के जन्मदिन के दिवस फुल मून डे यानी पूर्णिमा होता है। तो इस प्रकार से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। और फिर महाशिवरात्रि जो है 30 नाइट ऑफ वैनिंग मून। ईद उल फितर इज ऑन द डे फॉलोइंग द साइटिंग ऑफ द क्रिसेंट मून। तो जो महाशिवरात्रि जो 30 नाइट होता है वो वैनिंग मून का, एक वैनिंग मून भी होता है जो फुल मून डे के बाद आता है। तो उस दिन वैनिंग मून के जो 30 नाइट होता है उसमें महाशिवरात्रि सेलिब्रेट की जाती है। और जो ईद उल फितर है वो क्रिसेंट मून के थोड़ा सा मतलब साइटिंग होता है उससे। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग वाले में बोला था कि जब हाफ मून जो होता है मतलब बहुत पतला सा जब ऐसे होता है ना, इससे थोड़ा सा, तो इस तब भी क्या होता है ईद सेलिब्रेटेड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि जिस प्रकार से एक फुल मून से एक न्यू मून होता है वो मेनली 29 डेज का होता है और उसी को ही हम लोग मंथ को रिफर करते हैं। तो यहाँ पे वो जो पूछता है कि हमेशा जो है मून का जो शेप है वो चेंज क्यों होता है। हमने जैसे कि पढ़ा था कि किस प्रकार से फेसेस ऑफ द मून में आता है। और हमने चैप्टर नंबर 16 में पढ़ा था लाइट वाले चैप्टर में कि जो मून है वो खुद से लाइट अपना एमिट नहीं करता है जैसे सन और जो स्टार्स करते हैं। जब जो हम लोग देखते हैं मून उसको हम लोग सनलाइट में इसलिए नहीं देख पाते कि मतलब वो मतलब दोपहर के समय भी होता है मून, पर जो सनलाइट है वो हमारे ऊपर इतना रिफ्लेक्ट हो रही है कि मून का जो लाइट है हमारे ऊपर नहीं आने के कारण हम उसको देख नहीं पाते हैं। therefore only see the part of the moon from which the light of the sun is reflected towards us। अगर हमें दिखता भी है तो थोड़ा सा पार्ट दिखता है जो सन की तरफ से रिफ्लेक्ट होके लाइट आया है। ठीक है, तो ये देखो ये ऐसा होता है। मतलब जो मून है वो इसलिए विजिबल होता है क्योंकि मून इज विजिबल ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। जो उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, मून के ऊपर सनलाइट पड़ी, उसके ऊपर पड़ने के कारण मून का जो सनलाइट है वो हमारे आँख में पड़ी और उससे हमें चाँद दिखता है। तो मून जो है अपना खुद का लाइट एमिट नहीं करता, सन एमिट करता है और उसके ऊपर वो गिरने से हमें लाइट उसमें रोशनी दिखाई पड़ती है। अभी जो आगे का पार्ट है वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।